कैसे हैं आप लोग? मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में ये आपकी तीसरी वीडियो है। पहला वीडियो मैंने आपको बताया था जिसमें दो ध्रुवीयता का, दूसरा मैंने बताया था सत्ता के नए केंद्र, तीसरा चैप्टर का ये वीडियो है समकालीन विश्व और दक्षिण एशिया। कुछ बच्चे इस नंबर को लेकर कंफ्यूज होंगे कि सर चैप्टर नंबर 5 थोड़ी ना है ये, तो इस नंबर को आप हटा दीजिए क्योंकि अलग अलग चीजों में अलग अलग नंबर है, तो इस वजह से इसको हटाइए। आपको सीधा चैप्टर का नाम देखना है और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। देखिए ये वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। A to Z जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सब का सब करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गारंटेड है कि जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूं इसी में से पेपर आएगा, बिल्कुल ही आएगा, क्योंकि पिछले साल भी तो ऐसा हुआ है। जो बच्चे जिनके स्कोर कम आ रहे थे, 60 नंबर आ रहे थे, 70 नंबर आ रहे थे, वो बच्चे 90 के आसपास गए हैं। ठीक है, वो क्यों गए हैं? इसी वजह से गए क्योंकि वो चीजों को ध्यान से पढ़े। तो जो जो पढ़ा रहा हूं आपको बस पढ़ते जाना है, चीजों को समझते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समकालीन विश्व और दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया किसको कहते हैं? सबको ये बात पता है कि एशिया में हमारा भारत आता है, लेकिन ये नहीं पता कि एशिया में कहां पे आता है। जी दक्षिण में आता है। किस में आता है? दक्षिण में आता है। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हो गई हमारी पूरी पृथ्वी, ठीक है ना, और इस पृथ्वी में अगर मान लो हमारा अपना भारत यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये हो गई अपनी एशिया। और एशिया, सॉरी यहाँ पे आगे बढ़ गया थोड़ा सा, ये हो गई एशिया, और एशिया के आता है दक्षिण में। तो दक्षिण में देखिए इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, और साउथ मतलब होता है दक्षिण, और दक्षिण मतलब दक्षिण एशिया की जब भी बात करते हैं तो ये जो देश यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये जरूर आएंगे। कौन कौन से देश है? पहला भारत है, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, इसके बाद है नेपाल, इसके बाद है भूटान, फिर है बांग्लादेश, फिर है श्रीलंका और मालदीव। इस तरीके के जो देश हैं वो आपके दक्षिण एशिया में आता है। तो आपसे कोई पूछे कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये आप बताओगे कि टोटल 8 देश हैं जो कि दक्षिण एशिया में आते हैं। समझ में आ गई बातें? बढ़े आगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे एराइज होता है कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता बताइए। भौगोलिक का मतलब समझते हो क्या? बनावट, यानी कि उसका बनावट कैसा है। तो बनावट की अगर मैं बात करूं दक्षिण एशिया की, तो यहाँ पे देखिए बात किया जा रहा है, जैसे उत्तर में आप देखोगे तो हिमालय, नीचे अगर आप देखोगे दक्षिण में तो हिंद महासागर, अगर आप पूर्व में जाओगे तो ये हो गए बंगाल की खाड़ी, अगर आप पश्चिम में जाओगे तो ये हो गया अरब सागर। तो ये हो गई बनावट। क्या होगी बनावट? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो इस तरीके के बनावट है दक्षिण एशिया का। समझ में आ गया? तो ये देखिए लिखा है कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता क्या है, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महासागर तक, हिंद महासागर तक, दूसरा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक। तो इस चीज को याद करके रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीजें आपको बताई जा रही हैं, और ऐसे ही सेम आपको ऐप पर भी पढ़ाया गया है, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर आपको डिस्कशन। ये तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां पे तो और मजा आया है, एक बार देखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किन देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है। कौन से देश है और कौन सी शासन व्यवस्था? देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया जी 8 देश है। कौन कौन से? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मालदीव हो गया, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये टोटल 8 है। अब यहाँ पे कौन कौन सी शासन प्रणाली चलती है इस चीज को हमें देखना है। तो देखिए क्या है, भारत की बात करें, भारत और श्रीलंका की, तो भारत और श्रीलंका में क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। भारत और श्रीलंका में। ये चीजों को याद करके रखिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक नंबर में कि श्रीलंका में कौन सी शासन व्यवस्था है या फिर भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर बात करें तो लोकतंत्र और सैनिक तानाशाह है। नेपाल और भूटान में बात करें तो राजतंत्र है। मालदीव में अगर बात करें तो आदेशात्मक शासन प्रणाली है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। समझ में आ गया ना? तो ये है शासन व्यवस्था, इस चीज को याद करके रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के 2 देशों के नाम बताइए। तो मैंने तो 8 बता दिया, इनमें से कोई 2 लिख दीजिएगा। मैंने तो भारत लिख दिया और श्रीलंका लिख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगता है वो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होता है चौथा क्वेश्चन कि 2005 में किस देश को सार्क का सदस्य देश बनाया गया था। सार्क आपको पता है SAARC,
है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है, याद करके रखिएगा, हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। तो 2005 में कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है, तो कौन सा देश शामिल हो गया, अफगानिस्तान शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ है, अफगानिस्तान शामिल हुआ है, ठीक है ना। टोटल अगर देशों की बात करें तो कितने हैं, 8 देश हैं, लेकिन पहले कितने थे, 7 थे, लेकिन एक और बढ़ गया जिसको बोलते हैं अफगानिस्तान बोलते हैं, और इसी के तहत क्या है, टोटल 8 देश हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये देखिए है क्या, पहले इस चीज को भी समझा देता हूं यहीं पे ही। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सार्क और साप्ता का फुल फॉर्म लिखिए। तो यहाँ पे देखिए सार्क की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, एक नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। दूसरी चीज बात करते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। भाई इस किस बला का नाम है, इस चीज को मैं समझाता हूं। ये देखिए टोटल हमने देखा कि दक्षिणी एशिया में कितने देश हैं, 8 देश हैं। तो इन 8 देश आप समझते हो कि ये जो 8 देश हैं यही आपस में एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन बना रखे हैं, और क्षेत्रीय संगठन में ये 8 देश शामिल है, ताकि अगर इन टाइम मतलब इन फ्यूचर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो ये देश इस देश की हेल्प करेगा, ये देश इस देश की हेल्प करेगा, ये देश इस देश की हेल्प करेगा। मतलब क्या है, एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन बनाया गया है जिसमें 8 देश शामिल है, और ये एक दूसरे की सहयोग करेंगे, व्यापार से लेकर हर एक चीज, हर एक मामले में सहयोग करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए सार्क का निर्माण किया गया। पहले इसमें 7 देश थे, और आगे चल के एक और देश जुड़ा जिसको बोलते हैं अफगानिस्तान, ये आगे चल के 2005 में जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट समझते हैं, अगला हम देखते हैं जी। अच्छा, कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर 2005 में बना था कि 2007 में बना था, क्योंकि हमने तो पढ़ा 2007 में। तो देखिए बात जो चली थी वो चली थी 2005 में, लेकिन एक्चुअल में जो सदस्य घोषित किया गया था ये किया गया था 2007 में, ठीक है ना, 2007 में घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का दबदबा है। यानी कि श्रीलंका की अगर राजनीति की बात करें तो कौन सा समुदाय वहां पे, किस समुदाय का सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है, दबदबा है, तो वो है सिंहलियों का। क्योंकि आपको पता है जो श्रीलंका है, श्रीलंका में 2 जातियां हैं। कौन सी जातियां हैं, तो वैसे कई सारी जातियां, लेकिन 2 सबसे ज्यादा मेन जातियां हैं। एक का नाम है सिंहली और दूसरे का नाम है तमिल, ठीक है ना, क्योंकि तमिलनाडु के बगल में है श्रीलंका, तो इस वजह से यहाँ पे तमिल और सिंहली दोनों हैं। तो यहाँ पे दबदबा किसका है, सिंहलियों का सबसे ज्यादा दबदबा है। नेक्स्ट बात करते हैं साप्ता, SAFTA। तो अगर देखिए मैं इसको हटा देता हूं, ऐसे को हटा देता हूं, क्या बचता है, FTA बचता है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, फ्री यानी कि मुक्त, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी कि वो एरिया है, यह वो एरिया है जहां पे फ्री में व्यापार होगा। अच्छा कौन से एरिया में, तो साउथ एशिया में। अब यहाँ पे लिख दो जिस SA, यानी कि साउथ एशिया में फ्री ट्रेड एरिया है जिसमें व्यापार जो होगा वो फ्री होगा। समझ में आ गया, ऐसे याद करो। अगर SA को हटा दो तो FTA, F का मतलब होता है फ्री, T से होता है ट्रेड, A से होता है एरिया, यानी कि फ्री ट्रेड एरिया। अब कहाँ पे, SAFTA यानी कि साउथ एशिया में फ्री ट्रेड एरिया है, जहां पे जो आपस में व्यापार करेंगे वो बिल्कुल ही मतलब जो टैक्स वगैरह में छूट मिल जाती है, इस तरीके की चीजें वहां पे चल जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 7वां जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन से 2 समझौते हुए थे। तो देखिए 2 समझौते हुए थे, एक का नाम है ताशकंद समझौता, दूसरे का नाम है शिमला समझौता। अब ये है क्या चीज, उस चीज को समझाता हूँ। देखिए ताशकंद समझौता जो किया गया था, सबसे पहले देखो लड़ाई हुई थी 1965 में, किसके साथ हुई थी, इंडिया की, और किसके साथ हुई थी, पाकिस्तान के साथ हुई थी। इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी, और इस टाइम पे पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। तो उस टाइम पे आगे चल के क्या होता है कि जब ये वाली लड़ाई जब इंडिया जीत जाती है, तो इंडिया ने पाकिस्तान के कई सारे जगहों पे कब्जा कर लेता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कब्जा किया था, पाकिस्तान ने थोड़े जगहों पे कब्जा किया था, भारत ने कई ज्यादा कब्जा कर लिया था। अब हुआ यूं कि ये जब बात यूएनओ में पहुंचती है तो सभी देशों ने मिलकर इसमें समझौता करवाने की सोची कि चलो भारत पाकिस्तान में समझौता ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो इंडिया ने कुछ ज्यादा ही कब्जा कर लिया था पाकिस्तान का। तो इस वजह से आगे चल के एक समझौता होता है, किनके बीच होता है, लाल बहादुर शास्त्री के बीच, और वहां के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे जनरल अयूब खान, ठीक है ना, अयूब खान के बीच में ये समझौता होता है, ठीक है। और इसी को ताशकंद समझौते का नाम देते हैं, और ये हुआ कब था, 10 जनवरी 1966 में हुआ था। अब जितना भी भारत ने कब्जा किया था उसको पाकिस्तान को वापस देना पड़ा, और पाकिस्तान ने जो कब्जा किया था उसको भारत को वापस देना पड़ा। तो इस तरीके की चीजें हुई थी, इसी को ताशकंद समझौता कहते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन मैं रख रहा हूं कि ताशकंद जो समझौता हुआ था
अच्छा, ताशकंद समझौता हुआ था, तो ये तो हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो कौन से नेता थे जिनकी जो डेथ हुई थी वो भारत में नहीं हुई थी बल्कि भारत से बाहर हुई थी। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए। अब हम बात करते हैं शिमला समझौता। तो शिमला समझौता समझने से पहले आप ये देखिए कि 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए एक लड़ाई लड़ी गई थी। किसके बीच? फिर वही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। और इस टाइम पे भारत को ऐतिहासिक जीत मिलती है और इस जीत के हिसाब से आगे चल के एक शिमला समझौता होता है जिसके थ्रू बांग्लादेश को आजाद करा लिया जाता है। ठीक है, और ये कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और उस टाइम के प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है ना, इनके बीच में ये चीज हुआ। तो इन चीजों को याद कर रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में तो पूछ सकता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आगे चल के जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन से पहले आपको मैं बता दूं कि ये आज का प्रश्न है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तो इस वजह से आपको ये बताना पड़ेगा कि आसियान के कोई 2 संस्थापक देशों के नाम लिखिए। कोई ऐसा 2 देश जिसने आसियान की स्थापना की थी, ये बता दीजिए। और दूसरा चीज ये बताइए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, देख सकते हो वहां पे। और आप देखिए प्लीज, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही मोटिवेशन दे सकते हैं हमें, है ना। हम आपको पढ़ाते हैं और आप हमसे सीखते हैं कई सारी चीजें, तो जाहिर सी बात है हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो सपोर्ट मिल कैसे सकता है? सब्सक्राइब करके मिल सकता है, वीडियो को शेयर करके मिल सकता है ना, इन तरीकों से मिल सकता है। और साथ ही साथ ये आपके स्टडी के लिए और बेटर रहेगा कि भाई आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को सीखेंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप जाके सारी चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना, यानी कि आप देखिए पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश कैसे बना, अभी इस चीज के बारे में आपको बता रहा हूं। और यहाँ पे दूसरा चीज लिखा है कि बांग्लादेश के शासन व्यवस्था तथा संकट से क्या अभिप्राय है, यानी कि बांग्लादेश में जो शासन व्यवस्था में जो संकट आया था उस चीज से क्या अभिप्राय है, इस चीज को हम समझने वाले हो। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है इस एरिया को कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान और ये जो एरिया है इसको कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो एरिया है इसको कहते हैं जी पूर्वी पाकिस्तान और इस एरिया को कहते हैं जी पश्चिमी पाकिस्तान। इस चीज को याद करके रखिएगा। अभी मैं आगे मैटर बताता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, आगे चल के जो पूर्वी पाकिस्तान है उस पे पूर्वी पाकिस्तान पे पूरा जोर दबाव देता है पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि जो एक्चुअल पाकिस्तान है वो जोर दबाव देता है और वो कहता है कि भाई आपके इधर जो शासन होगा, आपके इधर कुछ भी होगा तो आप वो मेरे से पूछ के करोगे। तो आप एक बात बताओ, ये जो देश है, जो अपना जो पीछे का पाकिस्तान है और आगे का जो बांग्लादेश है, अब कोई भी काम करेगा बांग्लादेश तो ये पूछ के करेगा नहीं ना। क्योंकि देखो उस टाइम बांग्लादेश तो आज के टाइम पे बोला जाता है ना, लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला गया था और इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला गया था, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आगे चल के क्या होता है कि जो बांग्लादेश वासी थे, इन्होंने क्या किया, अपना एक सरकार बना देते हैं और सरकार बनाने के थ्रू वो यहाँ से विद्रोह, अब जब ये बात पता लगती है पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्या करता है, यहाँ पे सेना भेज देता है ताकि यहाँ के सरकार को गिरफ्तार किया जा सके। और वो क्या करता है, यहाँ की जो सरकार बनी होती है उसको गिरफ्तार करवा लेता है और गिरफ्तार करवाने के बाद अब यहाँ पे फिर दंगे फसाद, रेप, ये बहुत सारी चीज होने लगती है। और फिर क्या होता है, बांग्लादेश जो था वो भारत से हेल्प मांगता है और भारत फिर मदद देता है और 1971 में फिर युद्ध होता है और इस चीज को जीत लिया जाता है और इस तरीके से जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन जाता है। तो ये पूरी स्टोरी थी। अब इसी चीज को हम लिख के समझेंगे कि क्या से क्या हुआ था, ध्यान से देखिएगा। बांग्लादेश पाकिस्तान का एक अंग था जिसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। यह बंगाल और असम के हिस्सों को काटकर बनाया गया था। आगे समझते हैं। पाकिस्तान का यहाँ पर अपना दबदबा बनाकर रखता था, जो मैंने बताया ना, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान था ये इस पे पूरा दबदबा बनाकर रखता था। यहाँ पे जबरन उर्दू भाषा थोपा, यानी कि इसने क्या कहा, यहाँ पे जबरन उर्दू भाषा थोपा कि आप उर्दू ही बोलोगे, और यहाँ तक कि यहाँ की जो संस्कृति थी उसको भी नष्ट करना चाहा। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका विरोध किया। आगे क्या होता है, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जन संघर्ष छिड़ गया। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना, एक नेता का चुनाव होता है तो उन्हीं का नाम है शेख
मुजीबुर रहमान, ठीक है ना। आगे चल के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग बनती है को वहां 1970 में सभी सीटों पर विजयी मिल जाती है, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति जीत जाता है। फिर क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है ये इसको क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। आगे चल के फिर याहिया खान के दौर में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। अब होता क्या है कि जब इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अब यहाँ पे दंगे फसाद होने लगते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे दंगे फसाद होने लगते हैं। और फिर होता क्या है, यहाँ पे हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग शरणार्थी बन के भारत आ गए थे। अब किसी देश में कोई जुर्म होगा तो जाहिर सी बात वो अपने पड़ोसी देश में ही तो जाएगा। तो अगर मान लो ये बांग्लादेश में अगर कोई जुर्म हो रहा है तो ये भाग के कहाँ जाएंगे, ये इंडिया में तो आएंगे ना। तो यही चीज है। तो आगे चल के क्या हुआ कि लाखों लोग शरणार्थी बन के भारत में चले आए और इस समस्या को देखकर भारत पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन दिया, यानी कि भारत ने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान को मदद किया और इसी की वजह से भारत पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ गई। और कब की बात है, 1971 की बात है। यह लड़ाई काफी भयानक लड़ाइयों में से एक थी। युद्ध का खात्मा पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण था, यानी कि कहा जाए तो युद्ध का खात्मा कब हुआ, युद्ध का खात्मा तब हुआ, यहाँ के देख सकते हो ये जो पाकिस्तानी सेना जो थी ना, पाकिस्तान की जो सेना थी उसने पूरी सेना पूर्वी पाकिस्तान में भेज रखी थी और भारत ने क्या किया, भारत ने खूब लड़ाई लड़ी और लड़ने के साथ ही साथ यहाँ के 90,000 सैनिकों को 93,000 सैनिकों को समर्पण करना पड़ा। देख रहे हो ना, सरेंडर कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी सेना है जो कि समर्पण कर रहे हैं। और समर्पण के साथ क्या होता है, अपना देश जीत जाता है और 1971 में विजय मिल जाती है और साथ ही साथ बांग्लादेश को अलग करवा लिया जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, युद्ध का खात्मा हो गया और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना का समर्पण हुआ और यह क्या था, और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, आगे समझते हैं। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष 93,000 सेनाओं ने समर्पण कर दिया। तो ये थी पूरी स्टोरी जिसके थ्रू हमने ये देखा कि पूर्वी पाकिस्तान आखिर बांग्लादेश कैसे बना। ठीक है ना, और इस चीज को और बेहतरीन ढंग से समझाया गया है हमारे ऐप पे, जाके आप वहां पे चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, श्रीलंका का जातीय संघर्ष। अब समझते हैं श्रीलंका में कौन सी जातीय संघर्ष थी, इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर देखने वाली बात है कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। क्या है जी, द्वीपीय देश है, क्योंकि ये साइड में देख लो पूरा पानी 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 है। तो द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। अगर भारत से देखोगे तो ये अपना हो गया तमिलनाडु, और तमिलनाडु से इतनी दूर पे है ना। तो यही चीज है। इसका क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो हरियाणा के बराबर है। अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो हरियाणा के बराबर है, और यहाँ पे आबादी देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंगलियों का दबदबा है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे सिंगली लोग रहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 74% है। और इसके बाद तमिलों की संख्या है, ठीक है, जिनकी संख्या कितनी 18% है, और ईसाइयों की संख्या 7% है। और यहाँ पे देखिए सिंगली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, सिंगली भी बोली जाती है और तमिल भी बोली जाती है। अब याद करो, मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि श्रीलंका में किसका दबदबा है। देखिए ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले क्वेश्चन की। तो श्रीलंका में किसका दबदबा है, सिंगलियों का दबदबा है, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, 74% है। तो यही चीज है, ठीक है, समझ में आ गया। अब समझते हैं, श्रीलंका की जनसंख्या का लगभग 18% भाग भारतीय मूल के तमिल का है। देखिए श्रीलंका की जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो 18% जो लोग हैं वो भारतीय मूल के तमिल है, क्योंकि ये तमिलनाडु से ही तो गए थे यहाँ पे, ठीक है, जो कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं। ये हो गया ईस्ट, इसे कहते हैं जी वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं जी साउथ। तो ये अपना उत्तर पूर्व यही हुआ ना, तो यहीं पे जाके पूरे बसे हुए हैं, ठीक है ना। आगे क्या होता है, श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक सिंगलियों ने धर्म भाषा के आधार पर एक नए राज्य के निर्माण का प्रयास शुरू कर दिया, जिसका स्वाभाविक रूप से तमिलों ने विरोध किया। अब आगे चल के क्या होती है, जो श्रीलंका की जो सरकार होती है वो इंपॉर्टेंस नहीं देती है, किसको, वहां के तमिलों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती है, और साथ ही साथ वो अलग होने की भी डिमांड करने लगते हैं, और जिसका विरोध करते तमिलों ने उनका विरोध किया। आगे चल के श्रीलंका सरकार ने सिंगलियों के लिए नौकरियों में आरक्षण दे दिया
और शिक्षण संस्थानों आदि में सुविधाओं की व्यवस्था कर दी, जबकि तमिलों को इससे वंचित रखा। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दी वहां की सरकार सबसे ज्यादा सिंगलियों को इंपॉर्टेंस दे दी, तमिलों को ऐसा कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्या होता है, सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा अपेक्षा की नीति ने तमिलों को संगठित किया। अब तमिल के जो लोग थे वो संगठित हो गए, और संगठित होने के बाद 1983 में तमिल उग्रवादियों ने तमिल लिबरेशन टाइगर नामक लिट्टे का एक वो मतलब लिट्टे बनाया था, जिसको बोलते हैं LTT, इसको लिट्टे पढ़ा जाता है। हालांकि ये लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम के नाम से जाना जाता है। इस संगठन में हिंसात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी। अब ये जो संगठन बनाया गया था, अब इन्होंने क्या किया, जगह जगह पे जो सिंगली लोग उनके साथ गलत करते थे उनके खिलाफ ये आंदोलन कर देते थे, कार्रवाई कर देते थे। आगे चल के सरकार से सीधे संघर्ष लेने की ठान ली। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो LTTE बनाया गया था ये सीधा विरोध करती थी, किसका विरोध करती थी, सिंगली का विरोध करती थी। आगे चल के 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिल उग्रवादियों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। अब देखो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आखिर राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, राजीव गांधी की आखिर हत्या क्यों हुई। तो देखिए, जब ये पूरा मैटर हो गया, LTTE जब बना लिया, तमिल टाइगर्स इलम ने जब इस चीज को बना लिया था, तो आगे चल के क्या होता है, जब ये बात भारत को पता लगती है तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी ने 1987 में एक सेना भेजते हैं। कौन सी सेना, शांति सेना। शांति सेना के नाम से एक सेना भेजते हैं और ऑपरेशन पवन चलाते हैं। ऑपरेशन पवन, इसका नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन पवन रखा गया था इस चीज का नाम। तो ये चलाते हैं और इसके तहत इन्होंने शांति सेना भेजी। कहाँ पे भेजी, श्रीलंका में भेजी। अब श्रीलंका में जब शांति सेना पहुंची तो उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया, सिंगलियों का सपोर्ट किया, और सिंगलियों का जब उन्होंने सपोर्ट किया तो इस तरीके से जो वहाँ की जो संगठन थी, लिट्टे संगठन थी, उनको काफ़ी धक्का लगा और फिर आगे चल के हत्या करवा दी जाती है। तमिलनाडु में ही हत्या करवा दी जाती है, किसकी, राजीव गांधी की हत्या करवा दी जाती है। हत्या का मतलब ये मत समझना चाकू मार दिया, नहीं जी। हत्या का मतलब ये है कि संदिग्ध मौत हो जाती है, मतलब एक तरीके से बम विस्फोट कर दिया, इस तरीके की चीजें हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी हत्या हो गई। आगे चल के धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तेज से होने लगा और विस्फोटक तथा व्यापक हत्या की जाने लगी, और भारत और श्रीलंका में इस जातीय संघर्ष के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि देखो, राजीव गांधी ने वहां पे शांति सेना भेजी थी ना, लेकिन कुछ हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। और फिर आगे चल के क्या होता है कि सितंबर 2002 में नार्वे की मध्यस्थता से श्रीलंका में जातीय संघर्ष समाप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इस तरीके से अगर टोटली कहा जाए तो पूरी तरीके से खत्म तो है नहीं, लेकिन फिर भी है, कंट्रोल है वहां पे। समझ में आ गई। तो ये है श्रीलंका की जातीय संघर्ष। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला समझते हैं ताशकंद समझौता पर एक टिप्पणी लिखिए। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि 1965 में लड़ाई लड़ी गई थी, इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। अब है क्या, उस चीज को भी देख लेते हैं। ताशकंद समझौता, देखिए, भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बाद दोनों के बीच एक संधि हुई थी जिसे ताशकंद समझौता कहा गया। ताशकंद समझौता सोवियत संघ के प्रभाव में हुआ था, यानी कि सोवियत संघ ने इस चीज को करवाया था। और इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के हस्ताक्षर हुए, और उसी 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। अब जिन बच्चों को याद करो, मैं एक क्वेश्चन पूछा हूं कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या जिनकी डेथ भारत में नहीं हुई थी, तो ये वही है लाल बहादुर शास्त्री, जिनका डेथ जो है भारत में नहीं हुआ था। भारत से जब ये ताशकंद में गए थे ना, ताशकंद समझौता करने के लिए, तो वहीं पे इनकी हृदय गति रुकने से, यानी कि एक तरीके से हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। समझ में आ गया। आगे समझते हैं शिमला समझौता, जो कि मैंने आपको बता ही रखा है। तो इसकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता कि नियंत्रण रेखा से दोनों देशों की सेनाओं की वापस की जाए तथा जीता हुआ प्रवेश वापस किया जाए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो देश जैसे मान लो कि इधर देख लेते हैं, अभी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पता ही है, हो गया अपना पाकिस्तान, और ये हो गया बांग्लादेश, और ये हो गया अपना भारत, हो गया ना। तो अब देखो करता क्या है पाकिस्तान,
ये क्या करता है, कुछ कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लेता है, कुछ कुछ हिस्सों पे क्या करता है, कब्जा कर लेता है। तो ऐसे ही कब्जा उस टाइम पे भी हुआ था। तो जो शिमला समझौता हुआ था उस चीज में ये कहा गया कि जो जिसकी रेखा है, भारत की जो रेखा है वो भारत में रहेगा और जो पाकिस्तान की जो रेखा है वो पाकिस्तान में रहेगा। जो भी देश जितना भी कब्जा कर रखा है, चाहे वो भारत में कब्जा हो रखा है चाहे वो पाकिस्तान में कब्जा हो रखा है, दोनों देश आपस में समझौता करके वो एक दूसरे को दे देंगे। ऐसा बात हुआ था, लेकिन बात तो हो गई थी लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आया था। वो कहते नहीं है कि एक तरीके से पाकिस्तान के साथ समझौता बहुत हुआ लेकिन लड़ाई भी बहुत हुई। जैसे ये समझौता कब हुआ जी, 1972 में हुआ था, लेकिन आगे चल के जब ऐसा समझौता हो गया था तो 1998 और 1999 में युद्ध क्यों हुआ कारगिल का, बताओ। तो वही चीज है ना कि समझौते की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यही चीज है कि नियंत्रण रेखा से दोनों देशों की सेनाओं की वापसी की जाए, अर्थात जीता हुआ जो प्रदेश है उसको वापस कर दिया जाए। ऐसी बात हुई थी शिमला समझौते में। दूसरा क्या हुआ था, भारत द्वारा बंदी बनाए गए 1 लाख सैनिकों की रिहाई की जाए। अब देखिए, आपको पता है कि जब 1971 में जब युद्ध को जीत लिया गया तो 93,000 जो सैनिक थे पाकिस्तान को, उनको सरेंडर किया गया था। तो उनको क्या करना है, अब रिहाई दे दो, यानी कि उनको वापस कर दो। वापस कहाँ पे, पाकिस्तान भेज दो। आगे, पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दी जाए, यानी कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको मान्यता दे दो। किस चीज की मान्यता दे दो, बांग्लादेश की मान्यता दे दो। तो ऐसी बातें की गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब समझते हैं पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी समस्या है। देखो 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 6 नंबर के क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां आती है, यानी कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो इस चीज को हमें समझना है। तो सबसे पहले देखिए कि पाकिस्तान की जो बनावट है ना वो बहुत बेकार है, जिसकी वजह से वहां पे लोकतंत्र स्थायी रूप से काम नहीं कर पाती है। वो वहां की जो सेनाएं हैं वो भी बहुत बेकार है, क्योंकि सेनाएं वहां की ताकतवर बन जाती है और सेना ही क्या करती है, वहां के प्रधानमंत्री नहीं बनने देती है, बल्कि खुद ही प्रधानमंत्री बन जाती है। और इस तरीके से वहां पे लोकतंत्र की स्थापना बिल्कुल ही नहीं हो पाती। हाँ, होती है कुछ टाइम के लिए, फिर हट जाती है, फिर होती है, फिर हट जाती है, फिर होती है, फिर हट जाती है। तो ऐसी चीजें पाकिस्तान में चलती है। तो देखिए क्या लिखा है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी या मजबूत न बन पाने के कई सारे कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, तो पहले की बात करूं तो देखिए लिखा है पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप। पहली चीज है, सैनिक हस्तक्षेप की वजह से लोकतंत्र नहीं स्थापित हो पा रहा है। दूसरा है कट्टरवादी। ये क्या है, कट्टरवादिता, एक तरीके से कट्टरवादी है, अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा कट्टर है। ठीक है, वहां पे धर्म गुरु है, वहां पे भू स्वामी अभिजन है, जिसके द्वारा इन्हीं की वजह से वहां पे जो प्रधानमंत्री है वो अस्थायी रूप से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे देख तो एक बंदा प्रधानमंत्री बनता है तो पता लगता है कि 5 साल के पहले ही उसको प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ जाता है। तो इन्हीं सभी चीजों की वजह से होता है। ठीक है ना, तो आगे समझते हैं। सामाजिक प्रभावों ने लोकतंत्र के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां पैदा की है। पाकिस्तान में विशेषकर सैनिक तानाशाह ने लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावट पैदा की है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सेना ही रुकावट पैदा करती है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखा है। अच्छा एक बात बताओ, भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई होती है तो उस टाइम पे क्या पाकिस्तान की जनता आती है लड़ने के लिए? नहीं ना, सेना ही आती है ना लड़ने के लिए। तो सेना क्या करती है, सेना जब लड़ने के लिए आती है तो सेना समझती है मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं और मुझे प्रधानमंत्री की कोई बातचीत नहीं माननी है। तो इस वजह से क्या करती है, सेना ही आगे चल के विद्रोह कर देती है और वहां के प्रधानमंत्री को हटाकर खुद आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे, जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक ढंग से काम करने नहीं दिया जाता है। आगे, अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तानी सेनाओं को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है। आगे, पाकिस्तान में संविधान निर्माण के पश्चात वहां पे जो सबसे पहले जो वहां पे सैनिक प्रधानमंत्री बने थे तो वो थे जनरल अयूब खान ने सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। और आगे चल के अयूब खान के पश्चात वहां पे जनरल याहिया खान आ गए थे संभालने के लिए। फिर उसके बाद 1977 में जनरल जिया उल हक ने लोकतंत्र सरकार को हटाकर शासन प्रणाली की बागडोर संभाल ली थी। और इसके अलावा
1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर अपनी तानाशाही स्थापित कर दी थी, यानी कि तख्ता पलट दिया था, यानी कि इनकी सरकार को गिरा दिया था और खुद आकर प्रधानमंत्री बन गए थे। तो आप ऐसा चीज देख सकते हो जिसकी वजह से वहां पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब समझते हैं भारत और पाकिस्तान में संघर्ष। अब इतनी सारी बातें भारत पाकिस्तान की हो ही गई है, तो संघर्ष तो आप देख ही रहे हो, कहीं ना कहीं लड़ाई हर हमेशा आप देखते हो, क्योंकि आप भारतवासी हो तो आप हमेशा देखते हो पुलवामा हमला हो गया, ये हो गया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, भारत ने उसके विरुद्ध ऐसा किया, तो ये चीज तो आप देखते ही हो, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी देखने की जरूरत है क्योंकि आपको लिखना है। तो इस वजह से देखिए क्या लिखा है कि विभाजन के शीघ्र बाद दोनों देश, देखिए यहाँ पे 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। सबसे पहली चीज, जब भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए थे तो उस टाइम पे सबसे पहली लड़ाई हुई थी 1948 में लड़ाई हुई थी, फिर दूसरी लड़ाई हुई थी 1965 में लड़ाई हुई थी, फिर तीसरी लड़ाई हुई थी 1971 में लड़ाई हुई थी, फिर चौथी लड़ाई हुई थी 1999 में लड़ाई हुई थी। तो इन 4 डेटों को याद करके रखिएगा, ठीक है ना। ये भी मुद्दा अगर बात किया जाए तो कश्मीर मुद्दे पे लड़ा गया था, ये भी मुद्दा बात किया जाए तो कश्मीर मुद्दे पे लड़ा गया था, ये अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश को अलग कराने के लिए लड़ा गया था, और ये कारगिल वाला युद्ध है। तो इन 4 घटनाओं को आप ध्यान में रखिएगा तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, विभाजन के शीघ्र बाद दोनों देश कश्मीर के मुद्दे पर लड़ गए। कब लड़े जी? 1948 में लड़े। आगे, पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता था कि जो कश्मीर है वो किसका है? मेरा है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947 से 48 तथा 1965 में युद्ध भी हुए, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकला। यानी कि भारत अपने बोल रहा है कि कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान बोल रहा है कश्मीर मेरा है। लड़ाई भी हुई, लड़ाई में भारत को जीत भी मिली, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि जो कश्मीर मुद्दा है उस पर कोई निष्कर्ष निकल पाए। आगे समझते हैं, 1948 के युद्ध के परिणाम स्वरूप कश्मीर के 2 भाग हो गए थे। एक भाग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जिसको पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पीओके कहते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर कहते हैं। तथा जो दूसरा भाग है उसको कहते हैं जम्मू कश्मीर, जो कि भारत में है। दोनों के मध्य एक नियंत्रण सीमा रेखा है, और भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को प्रशिक्षण तथा हथियार तथा धन देता है। जैसा कि आपको पता है, जो पाकिस्तान है वो हमेशा, अगर ऐसा देखा जाता है कि आतंकवादियों का सपोर्ट करता है। वो कौन से आतंकवादी? जो कि कश्मीर में रहते हैं, वो उग्रवादी जो बार बार हमला करते हैं, उन सभी चीजों को सपोर्ट करता है पाकिस्तान। ऐसा कहनाम है किसका? भारत का कहनाम है, और उसको हथियार देता है, धन देता है। पाकिस्तान उन उग्रवादियों को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, और ऐसा कहता कौन है जी? भारत कहता है। जाहिर सी बात है, ऐसा चीज है तभी तो। आगे समझते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य नदी जल बंटवारे पर भी तनातनी रहती है। जो सिंधु नदी है ना, उस चीज को लेकर तनातनी लगी रहती है। 1960 तक दोनों के मध्य सिंधु नदी प्रयोग को लेकर तीखे विवाद चल रहे थे। आगे, भारत और पाकिस्तान में तनावपूर्ण संबंधों का एक कारण यह है कि पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों की सभी तरह सहायता कर रहा है। 1971 में भारत के पाकिस्तान के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध जीता, यानी कि 1971 में, जैसे कि मैंने बताया ना, भारत ने युद्ध जीता था और 93,000 सैनिक पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ गया था। तो निर्णायक युद्ध तो जीता था, लेकिन कश्मीर मसला जो था ना, अनसुलझा रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि हमें पता 1972 में शिमला समझौता भी हुआ था, लेकिन इसमें जो निष्कर्ष निकला था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार भी हैं। भारत ने 1958 में पोखरण में क्या किया था? पोखरण में इसने परमाणु बम को टेस्ट किया था, ठीक है। और इसके कुछ दिनों के भीतर पाकिस्तान चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है ना। आगे समझते हैं, इसी वजह से युद्ध की संभावना कम हो गई, पर दोनों देशों के सरकारें निरंतर एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में कुछ तनातनी इस तरीके से है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपसे पूछता है 2 नंबर में या पूछता है 4 नंबर में। ध्यान से देखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच कोई 2 सहयोग के मुद्दे और कोई 2 असहयोग के मुद्दे लिखिए। तो पहली चीज मैं बता दूं, 2 सहयोग के मुद्दे, बांग्लादेश ने दिसंबर
96 में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया, यानी कि जैसे सिंधु नदी आ रही है ना पाकिस्तान और भारत में मिलती है, ऐसे ही जो फरक्का गंगा जल है जो कि बांग्लादेश और भारत के लिए सपोर्टेबल है, तो उस चीज पे बांग्लादेश और इंडिया दोनों आपस में समझौता बना रखे हैं। ये है सहयोग का मुद्दा। दूसरा चीज है भारत और बांग्लादेश हमेशा एकजुट रहते हैं, किस चीज के ऊपर? आतंकवादियों के ऊपर, दोनों ही मिलकर विरोध करते हैं। तो इस वजह से एक अगर कहा जाए सहयोग का मुद्दा तो एक ये भी है। अब बात करते हैं असहयोग की। असहयोग क्या है? तो देखिए ध्यान से, भारत और बांग्लादेश के बीच असहयोग का मुद्दा है चकमा शरणार्थी। अभी आपने पढ़ा कि 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद करवाया गया था तो उस टाइम पे लाखों जो शरणार्थी थे वो कहाँ आ गए थे? भारत में आ गए थे और भारत में शरणार्थी बन गए थे। जब बांग्लादेश आजाद हो गया था तो उस टाइम पे चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए, तो इस वजह से कहीं ना कहीं तनातनी लगी रहती है। तो ये असहयोग का मुद्दा है। दूसरी चीज, बांग्लादेश में समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियां होती रहती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं असहयोग का मुद्दा है। आगे समझते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच कोई दो सहयोग के मुद्दे और कोई दो असहयोग के मुद्दे। तो पहले हमने बात कर लिया बांग्लादेश, अब हम बात करते हैं श्रीलंका। तो देखिए एफटीए यानी कि मुक्त व्यापार समझौते जैसे समझौते होना भारत और श्रीलंका के बीच, ये क्या है? अच्छाई का मुद्दा है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, जैसे आपने पढ़ा था ना SAFTA, वो ये वही है, यानी कि फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, दूसरा चीज लिखा है कि भारत और श्रीलंका में अनबन तो हुई है लेकिन मित्रता की संधि भी देखने को मिली है। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो श्रीलंका में आर्थिक मदद करना सुनामी के समय। देखो जब जब भी अगर बात किया जाए श्रीलंका को जरूरत पड़ी है, जब भी आपदा आई है श्रीलंका में, तो उस टाइम पे हमेशा जो भारत है श्रीलंका की मदद किया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सहयोग के मुद्दे में ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। बाकी और भी जो पॉइंट हैं जो आपको आते होंगे उसको भी आप लिख सकते हो। अदरवाइज जो 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी है, इस चीज को तो आपको लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब समझते हैं जी असहयोग के मुद्दे, यानी कि असहयोग का मुद्दा क्या है। तो ध्यान से देखिए, भारत और श्रीलंका के बुरे संबंध क्या है। तो बुरे संबंध में अगर देखा जाए तो सिंगलियों को ऐसा लगता है कि भारत तमिलों को सपोर्ट करता है, यानी कि सिंगलियों को ऐसा लगता है भारत तमिलों को सपोर्ट करता है और तमिलों को ऐसा लगता है कि भारत सिंगलियों को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बुरे संबंध है। दूसरा, 1987 में भारत के द्वारा शांति सेना भेजी गई, लेकिन जिससे दोनों देशों के बीच मनमुटाव हो गया। अब देखिए शांति सेना जो थी वो भेजी गई तो थी सही के लिए, लेकिन वो सही नहीं बल्कि उल्टा सिल्टा सब चीज हो गया और खामियाजा हमारे भारत के प्रधानमंत्री को भुगतना पड़ा, राजीव गांधी की हत्या करवा दी जाती है। आगे, अंदरूनी मामलों में दखल देना भी कहीं ना कहीं बुरे संबंध का कारण है। एक दूसरे के मामले में, अंदरूनी मामले में जो हस्तक्षेप होता है ये भी कहीं ना कहीं बुरे संबंध होने का कारण है। नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब यहाँ का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं और इस तरीके से ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो शिमला समझौता क्या है इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में ऐतिहासिक मात दी। इस युद्ध के पश्चात 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता किया जाता है, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। और इसमें क्या बातें हुई थी? परस्पर झगड़ा ना करना, मुद्दे को बातचीत के द्वारा हल करना, राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिक सम्मान करना, यानी कि सार्वभौमिक सम्मान करना। दोनों परस्पर विरोधी प्रचार नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे देश में कोई नारे, कोई प्रचार वगैरह ऐसा सब नहीं होगा। सामान्य संबंध स्थापित करेंगे, यानी कि एक दूसरे में सामान्य संबंध स्थापित करेंगे। और बाकी जो पीछे आपने पढ़ा है, जो भी भारत ने जिन सेनाओं को सरेंडर करवाया था उनको पाकिस्तान को वापस दे देना। और साथ ही साथ भारत ने भी ये भी कहा था कि आप बांग्लादेश को आज़ाद कर दीजिए। तो ये सारे बातें वहाँ पे हुई थी और आगे चल के फिर भी युद्ध होता है 1998 में, 1999 में। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ है और इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिया है। तो आई होप सो आपको मजा आया होगा पढ़ने में, सारे चीज देखने में अच्छा लगा होगा। बाकी अच्छा लगा यार, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, भर भर के दीजिए। आप लोग को इतना मेहनत करते हैं ना आप सबके लिए, तो बस यही है। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।